हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सीरीज में ये आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा था। इसमें मैंने 6 चैप्टर्स करा दिए हैं और उसकी पीडीएफ और आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और ये आपका 7 चैप्टर होने वाला है। और ये आपका एनसीईआरटी जो सीरीज है आपके बीपीएससी टीआरई जो 4.0 आने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे पहले मैंने काफ़ी एनालिसिस भी किए हुए एनसीईआरटी से क्वेश्चंस क्यों आते हैं, बताया भी था मैंने आपको। और हर एक क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट से आपका एनालिसिस किया हुआ है, उसमें बताया कि किस चैप्टर से आया है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे, तो इसके प्रूफ के तौर पे आपको, और अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी पार्ट हमारी बदलती पृथ्वी चैप्टर नंबर 3 है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब ये है सिर्फ कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। 80% आपके क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से आते हैं। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जो अगर आप नए हैं तो आपको पता चले कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सिस्मोग्राफ है और ये आपका यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये भूकंप लेखी बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, और सेकेंड हाईएस्ट जो गैस है आपकी वायु में जो है आपकी ऑक्सीजन है। और ये क्लास 7 का ये वायु चैप्टर 4 है। इसी से आपके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका प्रूफ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है 21%, और फर्स्ट नंबर पे आपकी नाइट्रोजन आती है 78%। अगला देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ये आपके समताप मंडल में उड़ता है, ये इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका देखिए, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन, ये एनसीईआरटी क्लास 7 का है, पर्यावरण फर्स्ट चैप्टर ये है आपका। इसमें आपके एमसीक्यू जो आता है उसी में लास्ट ये आपका एमसीक्यूज में दिया गया। ये क्वेश्चंस मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये आपका हॉट डेजर्ट है, ठीक है, गर्म रेगिस्तान है। और ये आपका क्लास 7 का ये रेगिस्तान में जीवन, ये आपका 10th चैप्टर है। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी पड़ी हुई है, और गर्म रेगिस्तान सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 7th चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 है आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इसमें कम्युनिकेशन और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में देखें। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉक्स में लिखा हुआ, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान बोलते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए जो आपकी दशाएं हैं प्राकृतिक, तो देखिए अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, क्लाइमेट जैसा होना चाहिए वहाँ पे, और जल की उपलब्धता होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आपके भविष्य में आपने जो देखा होगा अपने पास्ट में, जितनी भी सभ्यताएं होती वो आपके नदी के किनारे ही पनपी थी, तो इसलिए जल की आवश्यकता ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। उपजाऊ मिट्टी होगी तो हम अपनी खेती कर सकेंगे, और जो आपके मनुष्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया बस्तियाँ। तो बस्तियों के बारे में, वे स्थान जो जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। और प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, अपने आदि मानव वगैरह देखे होंगे। उसमें जो आपका टॉपिक है पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल में, जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बन गया था, ठीक है, बनाना आवश्यक हो गया था। बस्तियों का विकास जो था नदी घाटियों के निकट हुआ था। जैसा मैंने बताया, आपकी जितनी भी आपकी नदी घाटियां थी, चाहे सिंधु घाटी हो या हड़प्पा हो या आपकी मेसोपोटामिया, वो भी आपकी दजला फरात नदी पे ही जो थी हुई थी आपकी। तो इसमें देखिए आपका नदियों में क्या होता है, पानी पर्याप्त मात्रा में होता है और लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है एवं भूमि उपजाऊ होती है। व्यापार व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती जाती हैं। समय के साथ नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है। तो आपको पता, सिंधु नदी जो आपकी घाटी थी वो सिंधु नदी के किनारे आपकी विकसित हुई थी। और जैसे आपका लोथल में आपका हो गया, और जैसा भोगा नदी के तट पे आपकी जो हुई थी, इस तरीके से दजला फरात में आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये आपकी कुछ सभ्यताएं हैं और आप जानते होंगे इसके बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने भारत और पाकिस्तान की सम्मिलित सभ्यता है, और सबसे बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की होती हैं।
और जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उसे अस्थायी बोलते हैं, और जो टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। और घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर कर अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से जाना होता है, ठीक है। और वे आखेट, संग्राहक, संग्रहण एवं स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये देखिए आखेटक का ये आपका एनसीईआरटी की क्लास 6 में आपका हिस्ट्री वाले चैप्टर में दिया गया। आखेटक जो उन्होंने आपके आदिमानव वगैरह थे, तो उन्होंने आखेटक किया था, संग्रहण किया था इस तरीके से। तो उसमें एक पहले चैप्टर है शायद। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए मानव बस्ती के जो डायग्राम दिए गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक आपका देखिए, ये जरूर पढ़ा कीजिए, जो बॉक्स में दिया होता है, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। ऋतु प्रवास, देखिए लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। अगला देखिए पैराग्राफ है, देखिए मैरी का जन्म। यहाँ पे देखिए ये एक कहानी दी गई है, उसे पढ़ना जरूरी है कि इसमें यातायात के बारे में बताया गया है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पूरा तब तक पता नहीं चलेगा। और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। जो प्रसाद था वो हाल ही में, तो मैंने सोचा हाल है, ठीक है। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने दिल्ली में देखा हो, काफी स्थिति खराब है। वहां पे कृत्रिम बारिश के लिए कहा जा रहा है। मैरी के पिता जो थे मिस्टर थॉमस ने कहा, मैरी ने पूछा, तब लोग शहर में क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधा है मेडिकल के लिए, इसकी तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहे तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? मिस थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या जो आपकी है, गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर हैं, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो गांव का वातावरण है वो कितना अच्छा होता है शहर की अपेक्षा। अभी आपका जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, तो लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे थे। देखिए ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं, और देखिए प्रकीर्ण बस्तियों में लोग एक दूसरे से दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय, देखिए अगला ये पैराग्राफ दिया गया, यहाँ देखिए प्रकीर्ण बस्तियां दिखाई गई हैं। और ये आपका देखिए सघन बस्तियां जो आपके ज्यादा मतलब घनत्व जहाँ ज्यादा होता है, तो ये आपकी सघन बस्तियां होती हैं इस तरीके से। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पे देखिए ये प्रकीर्ण बस्तियां होती है, दूर दूर बने होते हैं। देखिए जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है उसे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर बनाए जाते हैं वहां पे। तो अपने सीटेट में काफी टॉपिक पढ़े होंगे इसके, जिसमें आपके आवास वगैरह उसके आते हैं। ईवीएस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईवीएस में लकड़ी के मकान कहाँ बनते हैं, पत्थरों के मकान किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये आपने पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर हो गया, पंख हो गया, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि नगरीय जो बस्तियां होती हैं, नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं।
अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। ये क्रियाकलाप वगैरह दिए गए। देखिए स्टिल्ट के जो मकान होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये आपका देखिए मेघालय हो गया, चेरापूंजी, इस तरीके से जो मेघालय आपका जो नॉर्थ साइड में है, वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। और देखिए ये आपका इग्लू आपने सुना होगा। देखिए अब बर्फ से बना आवास कहाँ पाते हैं, तो ये देखिए आपके जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है। और इसमें जब आपका बर्फ का ये बनाया जाता है इग्लू, तो इसकी जो अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए अंदर से गर्म रहता है और बाहर से ठंडा रहता है। नेक्स्ट देखिए परिवहन के बारे में, जो आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन वाला। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया था। तो देखिए आपके नवपाषाण काल में ये पहिए का और आपके अग्नि का जो आविष्कार वगैरह हुआ था, इस तरीके से समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ था। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का यूज करते हैं। ये यहाँ पे ये दिया गया है यातायात के साधन के लिए। ये देखिए घोड़ा गाड़ी बनाई गई है, ठीक है, और यहाँ पे बसें भी खड़ी हैं। देखिए हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के इंडीज पर्वत, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में इंडीज पर्वत है, देखिएगा लामा का यूज होता है वहाँ पे, तो उसी तरह होता है जैसे यहाँ पे ये इनका होता है खच्चर और गधे का। जैसे तिब्बत में याक का यूज होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। जैसे वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है, आपके कलिकट में पहुंचा था। और ये आपके पूरा जो आर्कटिक वो आपका अटलांटिक महासागर है उसे पार करते हुए आया था। देखिए इसमें वे समुद्री मार्ग या थलीय जो मार्ग है उससे आते थे। हवाई यात्रा में परिवहन को द्रुत बना दिया था। आज भारत के यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार जो परिवहन है आधुनिक साधन एवं समय एवं ऊर्जा को बचाता है। तो देखिए इससे पहले जब आपके वास्को डी गामा से पहले आया था आपका कोलंबस, भारत की खोज के लिए निकला था। तो वो घूमते हुए उसी जगह पे पहुंच गया था, तो उसने रेड इंडियन बोला था। तो अमेरिका में अभी भी है रेड इंडियन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परिवहन के उन साधनों की सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा में छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आपको जब आपका नौकरी लगेगी तो वहाँ पे भी बच्चों को ऐसे क्रियाकलाप कराने होंगे, तो आप इसलिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारत में अनेक राष्ट्रीय भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय जो महानगर है, दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो स्वर्णम चतुर्भुज है ये आपके 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला पैराग्राफ देखते हैं। परिवहन के जो मुख्य साधन जो है आपके देखिए सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, आपका जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो सबसे सस्ता जो आपका पड़ता है वो जल मार्ग पड़ता है, ठीक है। और देखिए सड़क मार्ग के बारे में, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो मार्ग है वो सड़क है। और सड़कें पक्की भी होती हैं, कच्ची भी होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जो घना जाल बिछा होता है, मरुस्थलीय एवं वनों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह जो राजमार्ग है और विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। और काफी आपने नाम सुना होगा, मनाली और लेह का जो रास्ता है काफी दुर्गम है। व्यक्तिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे बोलते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया पक्की सड़क और कच्ची सड़क के बारे में। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है समुद्र तल से 5072 मीटर की ऊंचाई पे है। देखिए यहाँ पे दिया गया। देख सकिए रेल मार्ग के बारे में, जो रेल मार्ग है इसका इसके द्वारा तीव्रता से कम कम जो इससे कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की थी। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प से इंजनों का स्थान ले लिया था। सुपरफास्ट जो रेलवे गाड़ियां हैं, जो आपकी रेलगाड़ियां से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, जैसे आपकी वंदे भारत हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जो जाल है व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या जो है काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भारी भांति विकसित है, ये एशिया में सबसे बड़ा है।
भारतीय जो रेल मार्ग है सबसे बड़ा है आपके एशिया में। और सबसे पहले जो आपकी जो रेल चली थी वो 1853 में, सॉरी 1853 इसी समथिंग है, मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है, 34 किलोमीटर के लगभग में, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो याद रखिएगा, डेट आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया ये सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, और ये बीपीएससी में पूछा गया है एक बार। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिए आपका इस तरीके से यहाँ से लेके आपका पूरा ये बना हुआ है, इतना बड़ा रेलवे मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोलते हैं। अगला देखिए जल मार्ग, जो आपका सबसे सस्ता पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे प्रारंभिक के समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक का होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, एक होता है समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, जो नील नदी इसका वरदान है अफ्रीका का। जैसे कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग जो होता है सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं आपके, देखिए एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन। ये आपके कुछ पत्तन है, ये या फिर आप बंदरगाह बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका अंतर्देशीय जो जलमार्ग है, ये आपके दिए गए डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए वायुमार्ग, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे हो गया, तूफान से कुप्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है। जहाँ कहीं भी आपके देखिए भूकंप वगैरह आते हैं, वहाँ पे जो खाना वगैरह पहुंचाया जाता है, जो आपकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो वो एनडीआरएफ की टीम लगी होती है, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये आपके कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे पहुंच जाते हैं दुर्गम स्थानों पे। कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई पत्तन है आपका, देखिए दिल्ली है, मुंबई, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। जैसे कि ये आपका देखिए हेलीकॉप्टर वगैरह दिए गए। अंग्रेजी एवं हिंदी अंग्रेजी भाषा क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखे, ये आपका क्रियाकलाप है। जैसे कि संचार, जो आपका कम्युनिकेशन का साधन बताया गया इसमें। संचार दूसरों के साथ पास एक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर दिया है। संचार तंत्र में विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास में विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट के संचार से तीव्रता ये, अब तो सैटेलाइट से आपका जो इंटरनेट है वो भी चलता है, ठीक है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो अभी जब आपका रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जो स्टारलिंक के मालिक हैं आपके एलन मस्क, उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से ही इंटरनेट की सेवा दी थी। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जो बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है, इसे भेज सकते हैं। आज जो सेलुलर फोन के द्वारा बेतार जो आपका वायरलेस होता है टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन जाता है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं।
संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संबंध, संपर्क जो होता है, संभव होने के कारण आज हम वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। देखिए, आपका एक आरक्षित टिकट होता है, एक अनारक्षित टिकट होता है। तो सीटेट में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपके संसाधन के बारे में बताया गया और यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम दिया गया, ये संचार के बारे में बताया गया, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। और आपका ये देखिए जो समुद्र मार्ग है, हवाई जहाज है, इस तरीके से हवाई पत्तन, ये आपका जो रेड लाइन में दिया गया ये आपके वायु मार्ग है, और जो आपका डॉटेड में ये आपका जो ब्लू कलर में दिया गया ये आपके जल मार्ग है, ठीक है। और जो समुद्र और उसके जो हवाई पत्तन है ये आपके दिए गए ब्लैक में। तो इतना आपका था, और ये आपका देखिए चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने पहले से ही जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो पूरा एक शॉर्ट में क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरा मैंने कंप्लीट करा हुआ है। उसमें क्वेश्चन आंसर और आपका मैच द फॉलोइंग वगैरह जो भी है आपका मिल जाएगा उसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और इसका जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनालिसिस की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम हुए 1 2 3 जितने भी, सभी मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, और कैसे बताया कि मैंने जो एनसीईआरटी से दिए गए उस तरीके से क्वेश्चंस निकाले हैं। और ज़्यादातर आपके 80% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आए हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करता हूँ आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।